जो यूजीसी गाइडलाइन आई हैं, ये केवल जो यूजीसी से एफिलेटेड कॉलेज है वहाँ तक गवर्न करती हैं। ये नाकाफ़ी है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो आईआईटी है, आईआईएम है, वो इसके दायरे में नहीं आते। जो इंस्टीट्यूशन यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, एआईसीटी से है या दूसरे और किसी उससे हैं, उन पे तो ये गवर्न नहीं करता। और अभी 4 साल का डाटा देखिए, 48,000 बच्चों ने सुसाइड किया। और इसके साथ साथ बताऊं, जो मैं सफदरजंग का केस रेफ़र कर रहा था, सफदरजंग हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 2 साल तक 25 बच्चे फेल किए गए लगातार। उसके बाद वो बच्चे कोर्ट गए, संसद में भी मुद्दा उठा, हम लोगों ने भी धरने प्रदर्शन किए। कोर्ट से डायरेक्शन हो उनकी कॉपी बाहर जांच की जाए, उनकी कॉपी बाहर जांच की गई, 25 के 25 बच्चे पास हो गए। और आपने कहा कि ये नीट का इतना टफ है, बच्चों की बैकग्राउंड ऐसी होती है, कम नंबर पे आ जाता है। मेरी खुद की सगी भांजी, उसने मौलाना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, 2 साल लगातार इंटरनल में उसको फेल किया। मेन एग्जाम में बैठ, वहाँ ऐसा कि इंटरनल में अगर फेल कर दिया तो मेन में बैठ ही नहीं सकता, बैठने नहीं देते। और उसी बच्ची ने वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद अभी मेरठ से गोल्ड मेडलिस्ट है वो, अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया है। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे को तुम फेल कर रहे हो सिर्फ इसमें चूंकि वो दलित है। देखिए इसके अंदर एक आदिवासी बच्चे को, अब यही बात आ गई। अब बात आ रही थी अभी तक कि जाति आधारित विभेद कॉलेज कैंपस में ना हो पाए, टीचर न कर पाए, नॉन टीचिंग स्टाफ न कर पाए, स्टूडेंट न कर पाए। अब जो बात आप कह रहे हैं कि इंटरनल में फेल पास एकेडमिक्स में, अब अगर यूजीसी के रेगुलेशन लागू है तो हर कमजोर बच्चा या हर खराब नंबर पाने वाला बच्चा अपने इस कार्ड का इस्तेमाल करे, अपने इसी कार्ड को ब्रह्मास्त्र बनाए, तो इसको कैसे आप रोक सकते हैं? बिल्कुल गलत है। नहीं, रोका कैसे जा सकता है? आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। और कोर्ट ने भी जो 2 ग्राउंड बड़ी गंदी ली हैं, मैं खुद उन ग्राउंड से संतुष्टि में एक वकील भी हूँ पेशे से, और रेगुलर वकालत में रहा हूँ। पहली बात, दो ग्राउंड में कहते हैं, एक ग्राउंड उन्होंने भी लिया और स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, इससे समाज बढ़ जाएगा। समाज इससे नहीं बटेगा, समाज तो पहले से बटा हुआ है। नंबर 2, आप कहते हैं कि इसमें इसका दुरुपयोग हो सकता है। फॉल्स इम्प्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी कानून है। अगर कोई झूठा केस बनाता है तो झूठे केस बनाने पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इसमें तो नहीं है ना? सजा दो। यूजीसी के रेगुलेशन में नहीं है ना? यूजीसी में सजा का प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन उसी में है, तब भी वो डाल सकते हैं। अगर कोई यूजीसी की गाइडलाइन का दुरुपयोग करके झूठा मुकदमा बनाता है तो भी उसके खिलाफ केस बनेगा। ये पहले समझ लीजिए आप। ये सारा मीडिया जो है ना, पूरा डिरेल कर रहा है इसको। एक तो उन्होंने कहीं भी चर्चा नहीं की इसमें ईडब्ल्यूएस भी तो है, स्वर्ण जाति के गरीब भी तो इसमें है, महिलाएं भी तो इसमें है। हम बता दें आपको, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने कार्यक्रम के जरिए आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके बारे में कह ही नहीं रहा हूँ। समाज के हर वर्ग की हर बात को सामने ले आना मेरा काम है। मैंने आप लोगों से बात करने का इसीलिए फैसला किया कि मैंने खुद, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ जब मुझे पता लगा आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं। मैं इसलिए कि चूंकि माहौल क्या है कि कई एपिसोड मैंने यूजीसी रेगुलेशन का विरोध करने वाले छात्रों के बीच से किया था, इसलिए मेरा दायित्व था कि अगर उसके समर्थन के लिए कोई संघर्ष समिति बन रही है या आप कोई रणनीति बना रहे हैं या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं उससे पहले कि आप पहुंचाएं, मैं अपने जरिए आपकी बात लोगों के सामने रखूं। मेरा दायित्व है ये कि अगर मैंने उनको दिखाया तो मैं आपको भी दिखाऊं। मैं सिर्फ चूंकि उनके कार्यक्रम के दौरान उनके कंसर्न जो सामने थे वो मुख्यतः 3 बातों पर थे। पहला, उनका ये कहना था कि ओबीसी, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में जाट ओबीसी है, गुजर ओबीसी है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से कई जगहों पर धन जन बल सब में भारी है। इसी तरह ईस्टर्न यूपी में कुर्मी, यादव ये ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो धन जन बल में तमाम ऊंची जातियां या सामान्य जातियों से ज़्यादा मजबूत है। बिहार में आए तो इस तरह से ओबीसी को डाल देना, एक चीज़ ये है, इसमें जनरल को क्यों छोड़ दिया और छात्रों में 3 का नाम क्यों लिया? पहला। दूसरा, कोई गलत शिकायत करे तो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं, जो 2012 में था तो उसे क्यों हटा दिया? दिग्विजय सिंह जो पार्लियामेंट्री कमेटी में थे एजुकेशन की, उन्होंने भी कहा कि इस क्लॉज को हमने नहीं हटाया था, इसको यूजीसी ने हटाया। तो ये तो सरकार इतना तो बता दे कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, अगर उसमें नहीं था, इन्होंने हटा दिया, तो कौन लोग हैं वो तो कम से कम सरकार बता सकते हो, तो सरकार के पास पूरा डाटा है। तो अंतिम सवाल, कानून का होना जरूरी है, उसका मिसयूज करने वाले के लिए अलग से प्रोविजन है। जनरल कैटेगरी के लोगों का ये भी कहना था कि एक SC/ST स्टूडेंट्स में सर्वे करा के देख लो कि उनका विभेद या एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है
तो वो ओबीसी ज़्यादा करते हैं, तथाकथित ओबीसी ज़्यादा करते हैं या जनरल कैटेगरी के, वो ये भी तर्क दे रहे थे। आप एससी एसटी स्टूडेंट्स में इसमें कोई शक नहीं है कि जो दबंग हैं वो लोग कमज़ोर को उत्पीड़न करते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो डाटा अवेलेबल है। लेकिन हमारा सीधा मत ये है कि न्याय केवल किताबों में ना हो, वो प्रैक्टिकली दिखना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, जवाब दे दूं। जो आपने पूछा कि ओबीसी को जोड़ने की बात, सवाल ये पूरी सोसाइटी में नहीं लागू होने जा रहे थे नियम, ये सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो रहे थे। और वहाँ डोमिनेंस किसका है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 38 एक वर्ग की हैं। ओबीसी है सिर्फ 5 वाइस चांसलर्स, SC ST हैं एक या 2 हो सकते हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम। जो डोमिनेंस जिसका है, आप इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन वो ज़्यादा कर रहे हैं। साथियों से डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन वो करता है जिसके पास पावर है, जिसके पास डोमिनेंस है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास संसाधन है। ओबीसीज के प्रोफेसर कितने हैं? 4% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ग्रुप ए की नौकरियों में कितने आए? 100 में से सिर्फ 20%। रिजर्वेशन कब आया? 92 में आया, इंदिरा साहनी के बाद में नौकरियों में। और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना लिखना कब पहुंचना शुरू हुए? 2006 के बाद में, जब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन आया। तो ओबीसी तो था ही नहीं डिस्कोर्स में। तो आप हायर एजुकेशन के जब पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो ओबीसी इक्वली विक्टिम है। अगर मैं इक्वली नहीं भी कहूँ तो उतना ही विक्टिम है जितना और तबके हैं, दलित तबके हैं। हाँ। सवाल ये है कि जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स छोड़ा गया इस देश के अंदर, जब भी सामाजिक न्याय की कोई भी बात की जाती है या सामाजिक न्याय के विषय पर कोई भी ऐसा एक विमर्श इस देश के अंदर छेड़ा जाता है या कोई भी ऐसी परिचर्चा शुरू होती है, तो जो संविधान की मूल भावना है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा। जब ये यूजीसी का गाइडलाइन बना तो ये निश्चित तौर पर सब लोग जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर बना। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई थी पायल तड़वी के माँ के और रोहित वेमुला के माँ के PIL के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा दिया यूजीसी ने कि 118% ये वृद्धि हुई है। जब आप कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक जाति के द्वारा की जा रही है? जो 118% का डेटा है उसमें आप देखिए कि कौन है। दूसरी बात कि जब आप कहते हैं कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे, और अभी जब हमारे भाई मयंक यादव जी ये कह रहे थे, जब हमारे लोग ही 4% हैं और जब इस बात को कह दिया गया है कि एक महिला भी होगी, और वो महिला इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया कि वो ST क्लास से होगी कि SC से होगी या OBC से होगी या जनरल क्लास से होगा, तो जब उसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है तो इस विमर्श को जिस तरीके से छेड़ा गया वो गलत है। दूसरा कि इस देश के अंदर कोई, मेरी बात सुन लीजिए, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो उसकी पहली जो प्राथमिकता है, अगर कानूनी तौर पर वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो वो थाने में जाएगा, रिपोर्ट दर्ज कराएगा और उसके बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रक्रिया चलेगी। ये बात थी हायर एजुकेशन के अंदर। जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जब इस बात को लेकर के हमारे वहाँ पर EOC बनेगा और वहाँ पर कैंपस के जो जिम्मेवार लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, यही उसके अगर वो जिम्मेवारी निभाएंगे तो फिर गलती कहाँ होती? तो इस बात को इस विमर्श में लेकर के जाना कि इससे एक बड़ा अन्याय हो जाएगा और इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा को कुचलने जैसा है। जाति के आधार पर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कुछ आप बदतमीजी करते हैं, उसके लिए पहले से कानून मौजूद है। हत्या के लिए पहले से कानून मौजूद है, दुर्व्यवहार के लिए पहले से कानून मौजूद है, मानहानि का पहले से मौजूद है कानून। तो हमारा कहना यह है, ये तो कैंपस के अंदर था, इसको इस बहस में ले करके नहीं जाना था। ये बहस गलत तरीके से छेड़ा गया है और इसी को हम लोग स्ट्रीमलाइन करते हुए देश के अंदर ये बहस छेड़ना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की अवधारणा को अगर पूरा करना है तो इसको और भी आपको लगता है ये जो यूजीसी के रेगुलेशन है बहुत वेल ड्राफ्टेड थे? बहुत सही थे और सख्ती से इसको ड्राफ्ट करके कानून का स्वरूप देना चाहिए। हम तो दिशा निर्देश तक रुकना ही नहीं चाहते। हमने कभी नहीं कहा कि दिशा निर्देश बनाइए, हमने कहा कि रोहित एक्ट लाइए और उसका जो भी एक्ट। आपको ये कहीं से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है? इसमें कुछ राजनीति? देखिए, इस देश के अंदर अगर कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड आपको मूवमेंट लगता हो या पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब छिड़ता है तो निश्चित तौर पर उसमें राजनीतिक सहभागिता होती है और सत्ता के केंद्र में जो लोग स्थापित होते हैं वो वोटों के दृष्टिकोण से और अपने अपने तरीके से समीकरणों के दृष्टिकोण से अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन इस मामले में जब इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि सामाजिक न्याय तभी पूरा होगा जब हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समानता के अधिकार को लेके ही तो चैलेंज हुआ कि इसमें तो दुरुपयोग और असमानता की बात सामने आ रही है। आप अपना नाम भी बताएं। और मेरा नाम संदीप यादव है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इसमें कोई दुरुपयोग का मसला नहीं है। देखिए, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लीजिए, 1916 में बनी थी
आज 2026 से 110 साल पुरानी है, एक भी ओबीसी वाइस चांसलर नहीं बना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए, जेएनयू की तो अभी धूली पुली पंडित हैं, लेकिन वो ओबीसी, उनकी कास्ट का जो लोकेशन है वो ओबीसी भले हो सकता है, लेकिन ओबीसी कंसर्न उनका कुछ कहीं नहीं है, क्योंकि उनका उस डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने कभी फेस नहीं किया। रही बात विश्वविद्यालय, जो ये बात जो विरोध किया जा रहा है पूरा एकदम गड़बड़ है, क्योंकि 122 छात्रों ने 2014 से 2021 तक आत्महत्याएं की हैं, जिसमें 24 एससी हैं, 3 एसटी हैं और 41 ओबीसी हैं। ये आत्महत्याएं हैं जाति के आधार पर। और जो ये आंकड़ा था, संसदीय समिति थी, उसमें बताया जा रहा है कि 22 लोग तो सवर्ण ही थे, 30 लोगों की वो समिति। सवर्ण भी थे, ऐसा नहीं है कि सवर्णों ने नहीं किया थे। दिग्विजय सिंह उसको चेयर कर रहे थे। उन्होंने इसको आंकड़े को देख के, कोई भी चीज आंकड़े से, आप एक स्टूडेंट बता दीजिए। नहीं, सवर्णों ने भी आत्महत्याएं की हैं तमाम। जाति के आधार पर किस स्टूडेंट ने किया, नाम बताइए। ये देखिए, अब आप ये कह रहे जाति, जाति एक्सप्लॉयटेशन का के आधार पर, शोषण के आधार पर, उन्होंने भी शोषण और उत्पीड़न के आधार पर किया है। 122 अरे पायल तड़वी एमबीबीएस कर चुकी थी, बच्ची एमबीबीएस कर चुकी थी, आदिवासी थी, मुझे महाराष्ट्र के खानदेश की। नहीं मालूम नहीं, वो 3 लड़कियां जिन्होंने उत्पीड़न किया, उनका सरनेम पढ़ा आपने? अरे वो मालूम है केस उसके नहीं तो उनको साहस कहाँ से मिलता है? किसी को इतना साहस कैसे मिलता है कि उसका अपमान कर दे, वो जाए आत्मग्लानि में साथ? आप सोचिए कि कितनी इंटेलिजेंट रही होगी। एमबीबीएस कर लेना, नीट पास करना, चाहे वो एसटी कोटे में, इतने कंपटीशन से निकल के आई थी, एमडी कर रही थी मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज से, वो जाके आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लेती है। कितना बड़ा केस है, जिन माँ बाप ने बनी आकांक्षाओं से पालन। आप लोगों ने ये समता संघर्ष समिति बनाई, इसका पॉलिटिकली आप लोगों का सहयोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत फूंक के एकदम इस पे कदम रख रही। देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग की, इसलिए देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हर मसले पे उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे अब साफ है, पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी अस्मिता की लड़ाई है, डिग्निटी का मसला है। पता नहीं आपने फेस किया कि नहीं फेस किया। मैं स्कूल में बचपन से टॉपर था, मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से टॉपर था। चौथी में नारायण दत्त तिवारी जब मैं पढ़ता था, नहीं 5वीं में नारायण दत्त तिवारी, चौथी में गए वो, और मुलायम सिंह सीएम बने। 23-24 दिसंबर 1989 का मसला था, मैं याद हूँ। और मैं क्लास में फर्स्ट सेकंड आता रहता था। एक दिन मैं साथ में खेल रहा था, एक बड़ा आदमी जो मुझसे उम्र में बड़ा है, पता नहीं चिढ़ता था, मुझे मालूम नहीं चलता था क्यों चिढ़ता है, और वो मुझे बोला, अरे मुलायम। हम बोले, हम मुलायम नहीं भाई, संदीप है हम, मुलायम कहाँ से हो गए? लोगों ने बताया मुलायम सिंह सीएम बन गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मैं अखबार पढ़ता भी नहीं था, उतना जानकारी भी नहीं थी। अखबार मेरे घर आता था क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही अलर्ट थे। तो फिर मैं गया और इस बात को मैंने बोला। फिर मेरे पिताजी ने अगले दिन पूछा, मेरे पिताजी बहुत अलर्ट थे, पूछा, और वो दोबारा मुझसे साहस, उन्होंने पूछा कि तुमने उसको ऐसे क्यों कहा? मैं बता रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में पढ़ने का मसला पूरा आत्मविश्वास का, सम्मान का मसला है। ये आप नहीं जानते हैं कि दलित और आदिवासी बच्चे को, मैं कुछ आंकड़ों की बात कर देता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट पे 2 चीजें बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। आपके दर्शक देखेंगे तो समझेंगे कि नहीं। मैं बता दूं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अमेरिका में जो अश्वेत आंदोलन, समय कम है, एक मिनट लूंगा, समय कम है, मेरा नाम निखिल है और मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जो अभी यूजीसी के जो कानून आया था, जिसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो जो इतनी जल्दबाजी से फैसला लिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन आया, पहले ही दिन स्टे लगा दिया गया, इसमें हमारी कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और जो ड्राफ्ट जो इन्होंने तैयार किया था, वो काफ़ी पुअरली ड्राफ्टेड था। आप कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा हमको इंटरव्यू में बैठने के लिए बैठाया जाता है, तो इंटरव्यू में हमको मार्क्स कम दिया जाता है। एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। वो चाहते हैं कि हम जो नौकरी करें वो सिपाही ही करें, हम उससे ऊपर का सोच ना पाएँ। जो हम पद पर जाना चाहते हैं, हम बड़े पदों पर जाने की सोच ही ना सके। तो इसलिए हमको पीएचडी नहीं करनी दी जाएगी। पीएचडी नहीं करेंगे तो हम टॉपर तो यार कितनी बार रिजर्व कैटेगरी के लगातार सिविल सर्विसेज के टॉपर हो रहे हैं। तो फिर क्यों कहते हैं कि हम मेरिट में नहीं आते? आपने ही बोला अभी कि टॉपर होते। उसके बाद जब हम मार्क्स जब फेल कर दिया जाता है तो हमको अयोग्य करार दिया जाता है। अभी आप कह रहे हैं टॉपर है, एनएफएस लगा दे के टाइम पे अब आप नहीं, आप जेएनयू में पढ़ो तो आप अपनी काबिलियत से जेएनयू पहुंच गए। जो टॉप किया अपनी काबिलियत से पहुंच गया, जिसका नहीं हुआ तो फिर इसके बाद हमारे साथ तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये भी तो बात आ सकती है। वही आंकड़े हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जब एससी एसटी ओबीसी की भर्ती आती है तो उन्हीं पर एनएफएस क्यों लगाया जाता है? पूरे के पूरे जब यूनिवर्सिटियों का तंत्र आप देखते हैं तो उसमें एससी एसटी ओबीसी के मात्र 4% आपको प्रोफेसर देखने को मिलते हैं। हाँ, आप बताएं, आप भी कुछ बोले। जी, मेरा नाम संजीव पटेल है और मैं डीयू में लॉ स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इस बात को डिबंक करना चाहता हूँ कि ये जो यूजीसी रेगुलेशंस 2026 हैं, ये सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट पे सेंटर्ड नहीं है। ये ओवरऑल हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे रेशियल, रीजनल बायस, जेंडर बायस, ऑन बेसिस ऑफ डिजेबिलिटी, ईडब्ल्यूएस के साथ वो था। देखो,
लेकिन इसको पिन पॉइंट जानबूझ के एक पार्टी पॉइंट नहीं, जो 3 नंबर सी और ई है, तो यही तो ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा था कि जब ऑलरेडी है कि धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो फिर जाति के आधार के लिए SC ST OBC 3 का स्पेशल मेंशन क्यों किया जब ऑलरेडी कर चुके थे? यही 3(1)(e) में डिफाइन किया गया है और 3(1)(c) में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है। उसका कारण यह है कि कास्ट इतनी बड़ी हकीकत है कि हमारे जो भारतीय प्रायद्वीप है ना, जो धर्म यहाँ पर आए सोशलिस्टिक व्यू पॉइंट को लेके समानता, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सिखिज्म हो गया, कास्ट उनमें भी घुस गया। ये ऑल परवेजिव है। तो कास्ट इतना अंदर तक घुसा हुआ है, जीन में घुसा हुआ है। आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे यंग आप ही हो। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, बता दें संजीव भैया। हाँ, मेरा नाम अंजलि है, मैं लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट हूँ और डूसू की काउंसलर हूँ। तो जो चीज़ सवाल बार बार आ रहा है कि क्या ज़रूरत थी ऐसी गाइडलाइन की। लगातार कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है और डिस्क्रिमिनेशन जो यूजीसी की गाइडलाइन है, ये सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कवर नहीं कर रही, ये ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन को कवर कर रही है। और हम लोग जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो बहुत ही स्ट्रगल से पहुंचते हैं। वो स्ट्रगल पेट्रियार्की का होता है, वो कास्ट का होता है, वो फाइनेंस का होता है। और जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ऐसा माहौल अपने विश्वविद्यालयों में मिलना चाहिए कि हम सपोर्टेड फील करें, हम एम्पावर्ड फील करें, ना कि डिस्क्रिमिनेटेड फील करें।